के नतीजे आ रहे हैं। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे हैं। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत जीते हैं। मंगलौर से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन जीते हैं। उत्तराखंड में भी कहें तो कड़ा मुकाबला इनके बीच में माना जा रहा था। बद्रीनाथ सीट की अगर बात करें तो राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी से थे और लखपत सिंह बुटोला कांग्रेस से चुनावी मैदान में थे। मंगलौर सीट की अगर बात करें तो करतार सिंह भड़ाना जो बीजेपी से चुनावी मैदान में थे और कांग्रेस की तरफ से काजी निजामुद्दीन ने मंगलौर सीट से जीत दर्ज की है। वहीं लखपत सिंह बुटोला जिन्होंने बद्रीनाथ सीट से जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए। उधर एमपी के अमरवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी जो है वो लगातार आगे चल रही हैं। दरअसल अमरपाल की अगर बात करते हैं तो ये काफी अहम हो जाती है, जहां पर एमपी के अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि जो फासला है वोटों का अभी बहुत नजदीकी का है, लिहाजा अभी कुछ वोटों से ही आगे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो कमलेश शाह है वो यहां पर उपचुनाव में आगे चल रहे हैं। तो हमने तस्वीर दिखाई आपको उत्तराखंड से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस जहां पे आगे चल रही है वहां भी दिखाया हमने आपको। और अब जो एमपी की तस्वीरें निकल के वो भी सामने आ रही है जहां पर बीजेपी जो है आगे चल रही है। तो हिमाचल से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर अब यहाँ एमपी की जो तस्वीर है वो साफ हो रही है। कुछ सीटों पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद दरअसल ये काफी अहम चुनाव है, लिहाजा जो इसके नतीजे होंगे वो आने वाले दिनों में काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो नजरें उपचुनाव के नतीजों पर, जहां पर फिलहाल कुछ सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और इसी खबर पर सत्य विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो एक ही सीट पर वहां पर उपचुनाव हो रहा है और उसमें भी बीजेपी आगे बढ़ती हुई साफ तौर पर दिख रही है। कमलेश शाह ने 892 वोट से वो आगे चल रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ और? जी बिल्कुल, देखिए अमरवाड़ा उपचुनाव की बात करें तो मुकाबला काफी दिलचस्प है, काफी कांटे की टक्कर है। देखिए शुरुआत के 3 से 4 राउंड में कमलेश शाह जो बीजेपी कैंडिडेट है वो आगे थे, लेकिन चौथे राउंड के बाद 17वें राउंड तक जो अपडेट था उसमें जो धीरन शाह है जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो आगे थे 17वें राउंड के बाद। अब 18वें राउंड का जो अपडेट आया उसमें बीजेपी को बढ़त मिली है, करीब 800 वोटों से कमलेश शाह फिलहाल आगे हैं। और अब सिर्फ 2 राउंड बचे हैं, चूंकि 20 राउंड में यहाँ पर काउंटिंग होना है, 2 राउंड है। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसका पल्ला भारी या कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फिलहाल टक्कर काटेगी क्योंकि जो फासला है वो सिर्फ 800 वोटों का है। और 2 राउंड में अब किसकी किस्मत जो पिटारा उससे किसकी किस्मत खुलती है ये देखना होगा, क्योंकि 2 राउंड बस बचे हैं। 2 राउंड में अभी ये चूंकि जहां जो 2 राउंड बच्चे उसमें ये बताया जा रहा है कि वो कमलेश शाह जो है उसको बढ़त वहां पर मिल सकती है, उनके प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। लेकिन जिस तरह की हमने बताया 17वें राउंड तक धीरन शाह आगे थे और अब ये 18वें राउंड में कमलेश शाह ने बढ़त बनाई है। 2 राउंड के बाद अब तय होगा कि कौन जीतती है, कांग्रेस जीतती है या भाजपा जीतती है, क्योंकि भाजपा ने भी यहाँ पर ताकत झोंकी, कांग्रेस ने भी ताकत झोंकी। लेकिन आप कुछ ही पलों का इंतजार कर सकते हैं, करीब आधे घंटे में ये डिसाइड हो जाएगा कि अमरवाड़ा सीट से किसको शिकस्त मिलती है और किसके माथे पर जीत का तिलक लगता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए सत्य विजय जो बता रहे थे अमरवाड़ा सीट के बारे में, और पीछे को बड़ी खबर बिहार से, बिहार के रुपौली सीट पर निर्दलीय आगे है। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए किस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं धीरे धीरे, और बिहार के रुपौली सीट पर निर्दलीय आगे नजर आ रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह इस समय आगे चल रहे हैं। बिहार के मुकाबले की बात करें तो कलाधर मंडल जो जेडीयू से हैं और बीमा भारती आरजेडी से हैं। भेजे ना कांग्रेस को पूछे, किसी को पूछा ही नहीं। पप्पू यादव तो इनके लिए लगता है कि दूध बातर वाला माछ भात बातर वाला कहानी नहीं है, दूध वाला वही है। इन्होंने तो पूछा ही नहीं, कहा ही नहीं हमें जाने के लिए, जरूरत ही महसूस नहीं की। फिर भी हमारे सारे लोग और हमको जितनी क्षमता थी हमने इंडिया गठबंधन के साथ हम खड़े हुए। जरा हम उस पप्पू यादव को समझना चाहते हैं जिस बीमा भारती ने पप्पू यादव को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी, फिर पप्पू यादव ने अपना आशीर्वाद उनको दिया। देखिए ना, को समझना जरूरी है। बिल्कुल समझिए भैया, हमारी जो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो समाज के गरीब कमज़ोर तबके का है, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े जातियों का है। हम यदि उनके सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान के साथ ही खड़े हमें रहेंगे। हम एक पप्पू यादव का व्यक्तिगत जीवन का कोई औचित्य नहीं है। मेरे लाइफ पर गरीबों का अधिकार है, मेरे परिवार से ज़्यादा है, इसको पहले आप समझ लीजिए।
मेरी फैमिली का अधिकार सेकंड है और गरीब और आम आदमी का अधिकार मेरे लाइफ पर पहले है। और उधर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी यहां पर कर ली है। जो संवैधानिक अधिकार दिल्ली में दिए गए हैं एलजी को, कुछ वैसे ही अधिकार जम्मू कश्मीर में देने को लेकर के यहां पे बात निकल के सामने आ रही है। यानी कि दिल्ली के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर में भी कुल मिलाकर के एलजी ही बॉस होंगे अल्टीमेट डिसीजन लेने को लेकर के। जम्मू कश्मीर में भी एलजी के पास तमाम वो अधिकार होंगे जो दिल्ली में राज्यपाल के पास है, एलजी के पास है। तो देखिए जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, दरअसल दिल्ली की तर्ज पर ही जम्मू कश्मीर के एलजी के पास प्रशासनिक अधिकार होंगे। जो उनकी भूमिका का दायरा है वो यहां बढ़ाते हुए उनके कामकाज के नियमों में संशोधन किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी को अब दिल्ली के साथ साथ जिस तरीके से फाइलें साइन करने की शक्ति दी जाती हैं, प्रशासनिक अधिकार दिए जाते हैं, अब यहां भी सरकार जो है बिना एलजी की अनुमति के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। तो जो प्रशासनिक अधिकार होता है, जिस तरीके से दिल्ली में ये एक फॉर्मेट काम कर रहा है, कुछ वैसी फॉर्मेट पर जम्मू कश्मीर में भी काम किया जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर में सरकार चाहे किसी की हो, एलजी की परमिशन के बगैर ना ट्रांसफर हो सकेगा, ना पोस्टिंग हो सकेगी। तमाम जो प्रशासनिक कामकाज होते हैं सरकार के, उसके लिए एलजी की परमिशन चाहिए होगी। और यहां पे एलजी की जो शक्तियां हैं वो यहां पे बढ़ाने का प्रयास किया गया एक तरीके से, जहां पे अब जम्मू कश्मीर में भी एलजी ही अल्टीमेट बॉस होंगे। गुरसिमरन हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ये बहुत बड़ी खबर है कि अब जम्मू कश्मीर में भी सरकार जो है बिना एलजी की अनुमति के बिना ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेगी और जो उनके जितने भी हक थे, जितने भी नियम थे, उसमें काफी संशोधन करते हुए वो दायरा बढ़ा दिया गया है। अब जब दायरा बढ़ गया है तो कितनी और शक्तियों में बढ़ोतरी हुई है एलजी के जम्मू कश्मीर में? देखिए, अब तक की अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट को जो है इसकी धारा 55 जो है सेक्शन 55 को मॉडिफाई किया गया है, उसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं और इस संशोधन के बाद अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पास एक फाइनल अथॉरिटी होगी, चाहे वो ट्रांसफर्स की बात हो, पुलिस की बात हो, ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS अधिकारियों की बात हो या फिर बात पब्लिक ऑर्डर की हो, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हर एक चीज़ जो है वो अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के अंडर होगी। इसको दो तरह से देखा जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान पर एक बड़ा आघात है, क्योंकि वो शक्तियाँ जो संविधान के चुने हुए एक रक्षक, चाहे चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे थे, वो उनके पास होनी चाहिए, वो उपराज्यपाल जो कि एक प्रतिनिधि है सिर्फ उसे दी जा रही हैं। दूसरी तरफ जो सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र का मकसद सिर्फ इतना है कि जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा के हालात जिनमें कि बढ़ोतरी आई है, कश्मीर घाटी की बात की जा रही है, जिस तरह से पत्थरबाजी कम हुई, अलगाववाद खत्म हुआ है, उसमें कोई भी नई चुनी हुई सरकार आती है तो कहीं ना कहीं उनसे कोई मिस हैंडलिंग ना हो जाए सिचुएशन की। इसके लिए उपराज्यपाल जो काफ़ी लंबे समय से संभाले और केंद्र सरकार जो उसको पूर्ण निरीक्षण कर रही है, उनके हाथों में अब ये रहा जाएगा। लेकिन इसको किसी भी वक्त जो है रीअमेंड किया जा सकता है, यानी कि केंद्र सरकार जब भी ये निर्णय लेती है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाए तो इसे अमेंड किया जा सकता है। वो सारी शक्तियां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पास होगी। गुरसिमरन, बड़ी जानकारी आप यहां पे दे रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे देखेंगे 2 मिनट में भारत।